मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता, केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताएंगे सीएम धामी। सरकारी स्कूलों में जल्द शुरू होगी शिक्षकों की भर्ती, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी होगी दूर। यूके SSSC में समूह की भर्तियां फिर शुरू करेगा आयोग, अध्यक्ष ने शासन को भेजा पत्र, 11 जून को बंद होगा की परीक्षा। एक जून को खुलेगी फूलों की घाटी, इस बार 200 मीटर तक बर्फ के बीच से होकर पहुंचेंगे सैलानी। देहरादून में आज से चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, कई ट्रेनों का बदला समय, देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना। प्रदेश में आज बिगड़ेगा मौसम, 6 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। इस आधार पर बनती थी और हर एक भारतवासी इससे गौरवान्वित हुआ कि दुनिया के देशों में हमारी किस प्रकार से साख बढ़ रही है, किस प्रकार से हमारी पहचान बढ़ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं वो सबके सामने हैं। अगर हम इन 9 वर्षों का आकलन करते हैं तो ये 9 वर्ष आजादी के सभी वर्षों पर भारी पड़ते हैं। वो अभी पीपीटी में काफी चीजें यहाँ पर आदरणीय संजीव जी के उसमें दिखाई भी जाएंगी। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि चाहे भारत में जितने काम हुए हैं या उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड की धरती से एक लगाव है और उनका ये लगाव हर एक योजनाओं के आवंटन के समय में जिस प्रकार से दिखाई दिया है और 9 सालों में जिस प्रकार से उत्तराखंड में हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे वो हम भारतमाला परियोजना की सड़कों की बात करें या 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से काम हुआ है। और उन्होंने बाबा केदार की भूमि से ये कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उनके मुखार बिंदु से निकले हुए शब्द आज वास्तव में धरातल पर परिलक्षित हो रहे हैं। जिस प्रकार से यात्रा चल रही है, जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से पर्यटक, श्रद्धालु, देश दुनिया के लोग आज उत्तराखंड आ रहे हैं, ये एक साकार रूप ले रहा है। अभी अभी वंदे भारत एक्सप्रेस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको मिली है। मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से, आप सबकी तरफ से भी वंदे भारत एक्सप्रेस जो उत्तराखंड को एक सौगात के रूप में मिली है, साथ में आपको भी मिली है, मुजफ्फरनगर में भी मिली है, मेरठ में भी मिली है, तो सबको मैं बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने देवभूमि में विकास के 9 रत्न उन्होंने अभी हम सबको उसके बारे में बताया। 9 रत्न जिस प्रकार से यहाँ पर उत्तराखंड को मिले हैं, उन 9 रत्नों के मिलने से निश्चित रूप से उत्तराखंड विकास की उड़ान को और तेजी से भरेगा। पहला रत्न है केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में, दोनों पर ही मास्टर प्लान, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान और केदारनाथ जी में जो 2013 की आपदा के बाद, आप सबको याद होगा कि 2013 की आपदा के बाद किस प्रकार से वो पूरा परिसर बाबा केदार का क्षतिग्रस्त हो गया था। हम अगर थोड़ा सा आगे जाएं, क्योंकि कहते हुए बहुत आसान लगता है कि ये 1300 करोड़ की योजनाएं आ गई, 1300 करोड़ रुपया आ गया, लेकिन हम थोड़ा अगर उसका स्मरण करेंगे तो हमको भली भांति ये महसूस होगा
कि वास्तव में ये काम बहुत कठिन था और इस कठिन काम को भी कम समय में पूरा करने का लक्ष्य लिया। जहां पर 6 महीने ही कुल काम हो पाता है, 6 महीने काम नहीं होता है क्योंकि बर्फ पड़ जाती है और जो मजदूर वहां पर मजदूर भाई काम करते हैं उनके लिए भी बहुत कठिन होता है कि कई बार 1 महीने 2 महीने काम करने के बाद तबियत खराब होने लगती है। लेकिन इस विषम भौगोलिक परिस्थिति में भी तेजी से काम हो रहा है और बद्रीनाथ का मास्टर प्लान और केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य हमने लक्ष्य लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि हम इस वर्ष के दिसंबर माह तक इस कार्य को संपूर्ण रूप से पूरा कर लेंगे। दूसरा रत्न 2,500 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है और ये जो गोविंद घाट से केदारनाथ का रोपवे जब बन जाएगा तो यात्रा में जो आज व्यवधान आ जाता है, कई बार हेली सेवाओं में भी अनावश्यक रूप से मौसम के कारण से कई बार व्यवधान पैदा होता है, तब यात्रा हमारी बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगी और जो वृद्ध लोग हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, वह भी आसानी से इस यात्रा को कर पाएंगे, चाहे वो केदारनाथ की होगी या हेमकुंड साहब की होगी। जो हेमकुंड साहब की तो और भी कठिन यात्रा है जो 3 दिन 4 दिन में होती है, वो यात्रा भी आने वाले समय में कुछ ही घंटों में पूरी की जा सकेगी। तीसरे रत्न के रूप में जो कुमाऊं क्षेत्र के जैसे केदारखंड में बाबा केदार की भूमि में ये सब काम हो रहे हैं, 4 धाम ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ का मास्टर प्लान बन रहा है, यमुनोत्री में रोपवे के लिए हमने एमओयू साइन कर लिया है, हेमकुंड साहब हो चाहे केदारनाथ हो, रोपवे का शिलान्यास हो गया है। उसी प्रकार से मानस खंड में बाबा कैलाश की भूमि, वहां के भी पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए हमने जो संकल्प लिया था इस चुनाव से पहले, इस आम चुनाव से पहले हमारी पार्टी ने संकल्प लिया था कि हम मानस खंड मंदिर माला मिशन इस पर काम करेंगे। इसमें वहां के जितने भी पौराणिक मंदिर हैं उन पौराणिक मंदिरों को एक पूरे सर्किट के रूप में उनको डेवलप करेंगे, उनका विकास करेंगे। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं मंदिर माला मिशन में। पहले चरण में हमने 16 मंदिरों को लिया है, 16 मंदिरों में तेजी से एक दूसरे को जोड़ने के रूप में, सर्किट के रूप में उनको आगे बढ़ाया जाएगा। चौथा रत्न है पूरे राज्य में होम स्टे को बढ़ावा देना। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चूंकि आप सब लोगों ने देखा होगा होम स्टे हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। आने वाले समय में होम स्टे के कारण से जहां आजीविका बढ़ने वाली, वहीं आर्थिकी में भी जबरदस्त रूप से हमको मदद मिलने वाली है, सहायता मिलने वाली है। और जो हमारा संकल्प है उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना, ये योजना भी हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी कारगर सिद्ध होने वाली है। 5वां रत्न है 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास। अलग अलग जो हमारे 16 डेस्टिनेशन हैं उन सभी को डेवलप करके इको टूरिज्म को डेवलप करना। 6ठा रत्न है उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। जहां आपने देखा होगा 2014 के बाद एम्स का संचालन प्रारंभ हुआ और हजारों लोगों को एक दिन में ऋषिकेश में ओपीडी के रूप में रोज सेवाएं देने का काम ये एम्स कर रहा है। वहीं उधम सिंह नगर में भी एम्स का दूसरा सेंटर खोलने की हमको स्वीकृति प्राप्त हो गई है, उसकी धनराशि भी आ गई है। उसके लिए भारत सरकार ने समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली और हमने भी, उत्तराखंड की सरकार ने भी मंत्रिमंडल में फैसला कर दिया है। हमने पूरी जो जमीन है 100 एकड़ हमने वो ट्रांसफर कर दी है और जल्दी ही हम उसका भूमि पूजन करके उस काम को भी शुरू करने वाले हैं। एक बड़ा काम होगा। इसके साथ साथ 7वें रत्न के रूप में करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से टेहरी लेक डेवलपमेंट परियोजना का विकास करना, यह भी हमारी बहुत महत्वाकांक्षी योजना होगी। आज देख रहे होंगे आप कि बड़ी संख्या में लोग पूरे देश विदेश से आ रहे हैं और आने वाले समय में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, आसपास का क्षेत्र, धनोल्टी तक का, चूंकि ये पूरी तरह से आने वाले पर्यटकों से भरने वाला है, यानी कोई जगह खाली नहीं रहने वाली। क्योंकि दिल्ली से देहरादून जो एलिवेटेड रोड बन रही है, उस रोड के बन जाने से मात्र 2 से ढाई घंटे में
दिल्ली से देहरादून की दूरी तय हो पाएगी। तो ऐसे समय में हमारा जो टिहरी लेक डेवलपमेंट परियोजना है उसके हो जाने से पर्यटकों का रूप टिहरी की तरफ भी होगा। 8वें रत्न के रूप में हरिद्वार ऋषिकेश का एडवेंचर टूरिज्म और योग राजधानी के रूप में एक बड़े योग केंद्र के रूप में उसको विकास करना है। ये योजना भी हम लोग जल्दी ही इसको भी जो है आगे बढ़ाने वाले हैं। 9वें रत्न के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन उस पर भी जल्दी ही काम शुरू होगा। पहले नैरो गेज में उसका सर्वे हुआ था, अब ब्रॉड गेज में उसका सर्वे का काम होगा। निश्चित रूप से जैसे आज कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन पर काम हो रहा है, आने वाले समय में हर पहाड़ पे रहने वाले बच्चों के लिए, और हम भी जब छोटे थे तो ट्रेन एक हमारे लिए बहुत बड़ा सपना हुआ करती थी। और आज भी ऐसे गांव हैं दूर दूर से कि बहुत सारी जगह के बच्चे जो देहरादून आते हैं। तो मैं आपको एक अंतिम बात कह के, चूंकि समय काफी ज्यादा हो रहा है, कि बीच में एक बच्चों का दल आया हुआ था पहाड़ से, देवाल गांव से। देवाल गांव है चमोली में, हमारा अंतिम गांव है ना, देवाल ब्लॉक, वहां पर घेस से आए थे बच्चे। तो उन बच्चों ने कहा कि मैं उनसे विधानसभा में मिला था मैं, तो मैंने उन बच्चों से पूछा कि आप कहाँ जाने वाले हो। तो बोले कि हम राजभवन जाएंगे, हम मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे, हम FRI जाएंगे, हम IMA में जाएंगे, सर्वे ऑफ इंडिया को देखेंगे। मैंने कहा और क्या देखोगे? तो बोले और हम रेल देखेंगे। बोले हमने कभी रेल नहीं देखी है, रेल देखने जाएंगे। तो ऐसे बच्चे जो पहाड़ में, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कभी रेल नहीं देखी है, वह भी आने वाले समय में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की यात्रा रेल से करेंगे, या रेल उनके घर पर जाएगी। और टनकपुर से बागेश्वर जब रेल जाएगी तो पूरा का पूरा पहाड़ रेल से सेवाएं ले पाएगा। तो निश्चित रूप से जिन कामों के बारे में सोचते भी नहीं थे, किसकी दृष्टि भी नहीं जाती थी, वो सारे ही काम हुए हैं। और आंकड़ों की बात करें तो मैं एक आंकड़ा आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो पहले दूसरे रूप में चलती थी, 2014 तक कुल 8 लाख मकान देश के लोगों को मिले हैं। वो भी कुछ मिले हैं, कुछ अधूरे मिले हैं। उसमें भी कहीं किचन कहीं होती नहीं थी, शौचालय उसमें होता नहीं था। लेकिन इन अगर 9 वर्षों में बात करें तो ये आंकड़ा हमारा 4 करोड़ के लगभग पहुंच रहा है। 4 करोड़। आप एक अंतर देखिए कि कितना काम हुआ है। इसलिए एक कर्मयोगी की तरह और लगातार परिश्रम करने वाले, मैं तो 2 दिन के कार्यक्रम में दिल्ली था, तो 2 दिन का जब मैं कार्यक्रम देख रहा था, उन कार्यक्रमों में सभी में प्रधानमंत्री जी को भी आना था। और जब हमको ही आने जाने में इतना वो लग जा रहा था, जैसे हम पहले दिन दिल्ली पहुंचे तो सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हमारी नीति आयोग की बैठक चली। और अगले दिन फिर प्रातःकाल 7 बजे से हम लोगों को संसद भवन के जो भारत के लोगों के द्वारा बनाई हुई हमारी आस्था, हमारे संविधान की सर्वोच्च स्थान जहां सुंगोल स्थापित किया गया है, उसका जो विधिवत रूप से भारत की जनता को समर्पित की जानी थी, उसके उद्घाटन समारोह में 7 बजे जाना था तो 6:30 बजे जाना पड़ा। 6:30 बजे जाना था तो 5 बजे उठना ही था। तो सभी लोग 5 बजे ही उठे होंगे। और प्रधानमंत्री जी को तो कार्यक्रम के मुख्य जजमान थे वो, तो उनको और पहले उठना होगा। उसके बाद 9 बजे तक वो कार्यक्रम चला और फिर वापस चले गए। फिर उसके बाद हम लोग 11 बजे 10:30 बजे फिर से वापस दोबारा। फिर जो है वो कार्यक्रम हमारा 2-2:30 बजे तक चला। और 3 बजे से फिर हमारी दूसरी बैठक शुरू हुई। और रात्रि देर 10 बजे तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों के साथ रहे। और हम तो फिर अपने अपने स्थानों को चले गए, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि प्रधानमंत्री जी ने वहां पर 2 घंटे तक आगे भी बैठक करते रहे। तो इस प्रकार से कर्मयोगी की तरह से 1 मिनट भी रुके हुए बिना ना, और एक पल और क्षण उन्होंने देश की जनता को समर्पित किया है। इसलिए उनके द्वारा
जो देश के अंदर अनेकों प्रकार के जो काम देश की जनता को समर्पित किए हैं, इस महाअभियान में उन सबको जनता से निवेदन करने के लिए यह अभियान प्रारंभ हो रहा है। और हम सब यह भी संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड की धरती से जो हमारी लोकसभा की 5 सीटें हैं, यहाँ की देवतुल्य जनता जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करती है और उनके मार्गदर्शन में हम सब कार्यकर्ताओं की फौज आप सबके सहयोग से सबसे निवेदन करने के लिए घर घर जाएगी, हर वर्ग को निवेदन करने के लिए उनको कहीं न कहीं स्पर्श करने का काम करेगी, उनसे अनुरोध करेगी, उनको सारे प्रकार से इस अभियान की जानकारी देने का काम करेगी। तो मैं आप सभी का पुनः एक बार अपनी तरफ से धन्यवाद करते हुए और हमारे संजीव भाई का, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार का एक बार फिर से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ पर बीजेपी शासित राज्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर पुष्कर धामी जी जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम विफलताओं को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस अब जनता के बीच पहुंचकर जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने कई कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। वहीं कांग्रेस के इस कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो पार्टी पहले से ही घिरी हुई है वह दूसरों को क्या घेरेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बैठक में रखे हैं और मैं तो हर बार कहता हूं कि मोदी जी ने जो भी मांग हमारी सरकारों ने जब भी केंद्र सरकार की है वो धरातल पर उतरी है। मुझे पूरा विश्वास है जिन विषयों को लेकर नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने विषय रखे हैं वो सब धरातल पर उतरेंगे। घिरी हुई पार्टी किसी को घेर नहीं सकती है। हमारे कार्यकर्ताओं से कांग्रेस, हमारे कार्यक्रमों से कांग्रेस विचलित हो रखी है और आंतरिक द्वंद्व से निपट जाए तो हम भी दो हाथ करने को तैयार हैं। और मैं कह सकता हूं कि पिछले दिनों जिस प्रकार के कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर हमने चलाए हैं, पार्टी की ओर से सरकार की जो योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचने का जो अभियान, महासंपर्क अभियान के तहत हम भविष्य में लेने वाले हैं, वो अपने आप में एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जनादेश की सफलता की बहुत बड़ी पूंजी हम बनाने जा रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारादसानी ने नैपकिन योजना पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने स्पष्ट सैनिटरी नैपकिन के जरिए आंगनबाड़ी वर्कर का दोहरा बोझ डाल दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के सम्मेलन में प्रदेश की बच्चियों को आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाने की घोषणा की थी, लेकिन इस पर अब तक से अमल में नहीं लाया गया है। इसके विपरीत एक पैकेट की कीमत 6 रुपए तय करते हुए जिसमें से 5 रुपए विभाग और 1 रुपए आंगनबाड़ी वर्कर को देने की बात कही गई है, लेकिन नैपकिन खराब होने के कारण ये पैकेट नहीं बिके। अब विभाग आंगनबाड़ी वर्कर से इसके बदले पूरा पैसा वसूल रहा है, जो कि गलत है। एक सम्मान समारोह मुख्यमंत्री आवास पर रखा गया था। प्रदेश के कोने कोने से आंगनबाड़ी की महिलाओं को गाड़ियों में ठूस ठूस कर जबरन लाया गया था। यहाँ उनको मात्र एक दर्शक और श्रोता बनाया गया। मंच पर किसी आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री को जगह नहीं दी गई। भाजपा कार्यकर्ता लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं। केंद्र में भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के बाद संपूर्ण भारत में महाजनसंपर्क अभियान चलाए जाने की तैयारियों में जुट गया है। यह अभियान 30 मई से 30 जून तक चलेगा, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को भाजपा सरकार की चलाई गई योजनाओं से अवगत कराएंगे। मंगलौर सहकारी समिति में भाजपा जिला किसान मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के सभी पदाधिकारियों ने महाजनसंपर्क अभियान के लिए चर्चा की।
जो है सरकार और लाभार्थियों के बीच में सेतु का कार्य करता है। उसी निमित्त योजना रचना की ये बैठक है। अभी तक जो कार्य हुए हैं उनकी समीक्षा वो अक्षर से अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे हैं। आगामी जो कार्यक्रम है, जो भी भारत सरकार के, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, वह अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे बिना किसी बाधा के। इस निमित्त कार्यकर्ताओं का ये बैठक है। सभी कार्यकर्ता उसमें लगेंगे और सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, वो सब सुनिश्चित करना इस बैठक का उद्देश्य है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और अगले 1 माह भारतीय जनता पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान पूरे देश भर में चलाया है और इस 9 साल में बड़ी उपलब्धियां देश ने हासिल की हैं। उसे ही लेकर किसान मोर्चा भी समाज के बीच में जाएगा और किसानों के लिए जो काम हुए हैं राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उनको रखने वाला है। क्योंकि 2024 चुनावी वर्ष है, इस दृष्टि से अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बार बैठना और योजना बनाकर आगे की तरफ क्या हमको करना है, उस विषय को लेकर कार्यसमिति आएगी। खबर काशीपुर से है, जो देश के अंदर महिला उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दहेज की मांग हो या फिर शादी के बाद दहेज का दबाव, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो या फिर जबरदस्ती दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं सब पर अंकुश लगाने के लिए मौलानाओं के साथ स्थानीय लोग ने एक छोटी सी शुरुआत की है, जिस पर अब सियासी पारा बढ़ने लगा है। कोई शुरुआत को महिला के उत्पीड़न और आज़ादी पर अंकुश की बात कर रहा है, तो कोई इस फैसले से महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा है। जैसे कि जसपुर में लगी फरमान जारी किया मौलवियों द्वारा, उसमें जो है महिलाओं के लिए बहुत ही बंदिश लगाई गई है। उसमें जो है पर्दा प्रथा को जोड़ दिया गया है और मोबाइल और फेसबुक पर इसका यूज नहीं कर सकती हैं और कॉलेजों में बुर्का पहन के जाना होगा लड़कियों को और हल्दी की जो प्रथा है वो खत्म करी जाएगी और क्या कहते जो शादियों में जो खाना है वहाँ पे भी जो पुरुष और महिलाएं जो है अलग अलग खाना है। ये तो हमें बहुत अच्छा लगा है, इस्लामिक नज़रिए से बहुत अच्छा है। और वैसे भी हमारी लड़कियां आजकल बहुत ज़्यादा बेपर्दा हो चुकी हैं, स्कूल कॉलेजों के नाम पर बहुत ज़्यादा बेपर्दा हो चुकी हैं, जॉब के नाम पर बहुत ज़्यादा बेपर्दा हो चुकी हैं। और ये जो दोस्ती चल रही है फेसबुक की, व्हाट्सएप की, ये भी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारी मुसलमान लड़कियाँ हिंदुओं में जा रही हैं। वो बहुत ही गलत हो रहा है, सीधा जहन्नुम में जाने की तैयारी हो रही है, वो माँ बाप को भी ले जाने की तैयारी में है। तो ये फरमान हमें बहुत अच्छा लगा और माशाल्लाह सब इस पर काम करें, सारे माँ बाप, सारे भाई सब इस पर काम करें और अपनी लड़कियों को रोकें। और ये जो शादियों में बेफजूल खर्चियाँ हो रही हैं ये भी बचेंगी और बेपर्दगी बचेगी। और हमारा इस्लाम जो है हमें इतने पर्दे में रहने की पहले मुसलमानों के लिए और औरतों के लिए पहला दीन ही पर्दा है। देखिए जितना मैंने पढ़ा है तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है और उसको किस ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो जिनमें सुधार की ज़रूरत है, तो उसमें तो विस्तार से आप चर्चा करेंगे जब लोग बैठें, समाज बैठें, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें जैसे मोबाइल फ़ोन की बात हुई है, पर्दे वाली बात है, कुछ जिससे लड़कियों को कहा गया है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कुछ सुधार की ज़रूरत भी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।